मेरा नाम प्रिया है। उस दिन मेरे पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जो हमारे परिवार की नींव हिला देने वाला था। ये कहानी तब की है जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी और हम तीनों भाई बहन उनके बिस्तर के पास बैठे रो रहे थे। अगली सुबह पिताजी अपनी दुकान पर चले गए। माँ ने बड़ी मुश्किल से उठकर चाय बनाई और हम सब ने उन्हें घेर लिया। दिन सामान्य रूप से बीत रहा था। शाम को जब पिताजी घर लौटे तो उनके साथ एक अनजान आदमी था। वह काला कलूटा, मोटा और छोटी दाढ़ी वाला व्यक्ति था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। लगता था जैसे वह कोई मजदूर हो। माँ ने दरवाज़ा खोला तो पिताजी ने तुरंत कहा, यह राम प्रसाद है। इसके साथ कल से राहुल की शादी तय है। ये सुनकर हम सब ठिठक गए। मैं और मेरी छोटी बहन मीना समझ ही नहीं पाए कि यह मजाक है या सच्चाई। माँ तो चुप हो गईं। राहुल भैया, जो पर्दे के पीछे से सब सुन रहे थे, कांपते कदमों से बाहर आए और बोले, पिताजी, आपका मतलब क्या है? मेरी शादी, और आपने हमें बताया तक नहीं? पिताजी ने उनकी तरफ घूर कर देखा और गरज कर बोले, अपनी जुबान बंद रखो। फैसला हो चुका है। राम प्रसाद नाम का वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। उसने न तो हमारी तरफ देखा और न कुछ बोला। हमें लगा जैसे हम इंसान नहीं, कोई सौदा हो जिसकी बोली लगाई जा रही हो। माँ ने पहली बार नरमी से कहा, सुनिए, बेटे की शादी का फैसला इस तरह अचानक कैसे कर सकते हैं? ये लड़का अभी। पिताजी ने बीच में ही चप्पल उठाई और ज़मीन पर जोर से पटकते हुए चिल्लाए, खामोश! ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। उस रात घर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा और सख्त हो गया। राहुल भैया अपने कमरे में चुपचाप बैठ गए। मीना और मैं उनके पास बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले, बस दीवार की तरफ ताकते रहे। मेरे पिताजी, जिनका नाम लेते ही हमारा दिल कांप जाता था, सख्ती, गुस्सा और घमंड उनकी पहचान थे। हम तीनों भाई बहन और माँ उनके लिए सिर्फ बोझ थे। पिताजी के पास शहर में बड़ी दुकान थी, आसपास कई किराए की दुकानें थीं और गांव में ज़मीन भी थी। फिर भी हमें फटे कपड़े और टूटी चप्पलें पहननी पड़ती थीं। हम फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे। माँ को वे हमेशा ताने मारते थे कि बेटा पैदा नहीं कर सकी, बस बोझ बढ़ाती गई। माँ चुपचाप सुनती रहती, उनकी आंखों में आंसू और होठों पर खामोशी। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन पिताजी की नज़रों का जहर महसूस करती थी। वे हमें ऐसे देखते जैसे हम उनके दुश्मन हों। कभी उन्होंने हमारे सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा, न मुस्कान दी। एक बार मैंने जिद की कि मुझे स्कूल की किताबें चाहिए। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, पढ़कर क्या बनेगा? आखिर चूल्हा जलाना ही तो है। उस दिन के बाद मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। माँ कहती, बेटा, मर्द का दिल नहीं बदलता, औरत को सब्र करना पड़ता है। पिताजी के दोस्त और काम वाले उनसे डरते थे। हम भी उनके साए से कांपते थे। अगर कोई मेहमान आता तो हमें कमरे में बंद कर दिया जाता, ताकि कोई देख न ले कि घर में 3 बच्चे हैं। माँ दरवाजे के पीछे बैठकर चुपके से रोती। एक दिन मैंने माँ से पूछा, पिताजी, आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? माँ ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, उन्होंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। उनकी सगाई किसी और से हुई थी, जो शादी से पहले छोड़कर चली गई। तब से उनके दिल में सिर्फ जहर भर गया। हम भाई बहन कभी खेलते नहीं देखे गए, हमेशा काम में लगे रहते। हंसने की इजाज़त नहीं थी। पिताजी के होते हम सिर्फ सांस लेते थे, वह भी डरते डरते। मुझे नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा अभी आना बाकी था, और इस अंधेरे में सबसे पहले रोशनी राहुल भैया की ज़िंदगी से छीनी जाएगी। शादी के अगले दिन पास के पंडित जी को बुलाया गया। पिताजी ने मोहल्ले से सिर्फ 2-3 लोगों को बुलाया था। राहुल भैया को साधारण कपड़े पहनाकर अग्नि के सामने बैठा दिया गया। न कोई मेहंदी, न जेवर, न तैयारी, जैसे शादी नहीं, कोई मजबूरी पूरी की जा रही हो। जब राम प्रसाद ने मंगलसूत्र पहनाया तो राहुल भैया का पूरा शरीर कांप रहा था। शादी खत्म होते ही पिताजी ने कहा, तैयार हो जाओ, राहुल विदा होने जा रहा है। माँ ने कहा, खाली हाथ बेटे को भेज रहे हो, कम से कम कुछ तो दे दो। पिताजी बोले, इसे कुछ नहीं मिलेगा, जिसके घर जा रहा है वही देगा। मैं दहेज के खिलाफ हूँ। विदाई के समय राहुल भैया बार बार हमें और घर की दीवारों को देख रहे थे, जैसे आखिरी बार सब याद कर रहे हों। पिताजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया, बस इशारा किया कि चलो। दरवाज़ा बंद हुआ और हमारा भैया हमारे सामने से चला गया, जैसे किसी ने हमारी दुनिया से एक बड़ा हिस्सा काट लिया हो। राहुल भैया की विदाई के बाद घर खामोश हो गया। वह खामोशी दीवारों से टकराकर गूंजती थी। 1 हफ्ता बीत गया, फिर 1 महीना, फिर 3 महीने। राहुल भैया की कोई खबर नहीं आई।
न खत न फ़ोन। मैं और मीना हर शाम दरवाजे पर बैठकर सड़क देखते रहते। कोई आहट होती तो दिल धड़क उठता, लेकिन हर बार मायूसी ही मिलती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत माँ से मिलने आई और धीरे से बोली, राहुल को रामप्रसाद ने दूर किसी गांव में मजदूरी पर भेज दिया है। लोग कहते हैं उसे कैद की तरह रखा गया है। यह सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो? वह मेरा बेटा है। हम औरत के पीछे भागे, लेकिन वह जल्दी चली गई। अब माँ दिन रात राहुल का नाम लेती। कभी अकेले में बोलती, मेरा बेटा क्या खाता होगा। रात को जागकर दरवाजे की तरफ देखती। हम उन्हें संभालने की कोशिश करते, लेकिन हम खुद बच्चे थे। फिर एक शाम पिताजी जल्दी घर आ गए। उनके चेहरे पर वही पुराना गुस्सा था। उन्होंने एक शब्द कहा, मीना की शादी अगले हफ्ते है। मीना ने चौंक कर पूछा, किससे? पिताजी ने सख्ती से कहा, ज़्यादा सवाल मत करो, फैसला हो चुका है। माँ ने कहा, अभी राहुल की खबर तक नहीं आई और आप मीना को भी भेज देंगे? पिताजी ने बर्तन फेंक दिए और चिल्लाए, खबरदार, जो राहुल का नाम लिया शादी होकर रहेगी। अगले दिन उनके साथ एक और व्यक्ति आया। उसका नाम हरिप्रसाद था। वह भी न पढ़ा लिखा न समझदार, सड़क पर ठेले का काम करता था। पिताजी ने हमें एक कोने में बिठाकर शादी की बातें शुरू कर दी। माँ ने कहा, कम से कम लड़के को तो देख लीजिए। पिताजी ने उनकी बात काट दी। उस रात मीना और मैं छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। मीना ने कहा, प्रिया, शायद मेरी किस्मत भी राहुल भैया जैसी ही है। मैंने कहा, नहीं, हम भाग चलते हैं, माँ को भी साथ ले लेंगे। मीना मुस्कुराई, तुम छोटी हो, दुनिया इतनी आसान नहीं। 2 दिन बाद शादी हो गई। फिर वही साधारण रस्में, वही खामोशी। विदाई में मीना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर हमें देखा। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी। हरिप्रसाद उसे पुरानी साइकिल पर ले गया। अब हम 3 से 2 रह गए। माँ पूरी तरह टूट गई। कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। मैं उनके लिए चाय बनाती, लेकिन वे बस खाली कमरे को देखती रहती। पिताजी का व्यवहार और सख्त हो गया, जैसे वे हमें मशीन समझते हों। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की वही औरत आई और बोली, मीना का पति भी वैसा ही निकला। दोनों को किसी मकसद से चुना गया लगता है। तुम्हारे पिता बदला ले रहे हैं औरतों से। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ के पास बैठकर बोली, माँ, अब मेरी बारी आने वाली है। मैंने उन दिनों गुजारे जब लड़कियां सपने देखती हैं, लेकिन मैं सिर्फ डर से घिरी रहती। एक रात माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया, अगर मौका मिले तो चली जाना। ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपका क्या होगा? माँ ने कहा, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, तुम बच जाओ। एक दिन पिताजी माँ को बाजार भेजकर मुझे घर पर अकेला छोड़ गए। मैंने मौका देखकर अलमारी में पुराने कागज़ देखे। उनमें माँ के अधूरे खत थे। जब मैंने पूछा तो माँ बोली, कभी दिल किया था, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे पिता ने हमारे सारे रिश्ते काट दिए थे। एक दिन मोहल्ले में पड़ोस की लड़की की शादी थी। हर तरफ चहल पहल थी। पिताजी ने अचानक कहा, कल तुम और माँ शादी में जा सकती हो। हम हैरान रह गए। उन्होंने नए कपड़े भी दिए। शादी वाले दिन माँ ने मुझे सावधानी से तैयार किया। हम पहली बार किसी फंक्शन में जा रहे थे। वहाँ रोशनी, हंसी और रौनक थी। मैं एक कोने में बैठी सब देख रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। नज़र उठाई तो एक साफ सुथरे, अच्छे कपड़ों वाले जवान लड़के की नज़र मुझसे मिली। उसका नाम विकास था। चेहरा नरम, नज़रों में इज्जत थी। मैंने नज़रें झुका लीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। थोड़ी देर बाद वह अपनी माँ के साथ हमारे पास आया। उनकी माँ ने माँ से कहा, बहन जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी, हम रिश्ता लेकर आएंगे। माँ घबरा गईं और जल्दी से बोली, हमें देर हो रही है। हम वापस आ गए। घर पहुंचकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इस दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं, लेकिन तुम्हारे पिता। मैं खामोश रही। अगले दिन विकास के माता पिता रिश्ता लेकर आए। पिताजी घर पर नहीं थे। माँ ने उन्हें जल्दी विदा किया और कहा, अगर मेरे पति आ गए तो बुरा होगा। लेकिन शाम को पिताजी को पता चल गया। उन्होंने मुझे घसीटकर बाहर निकाला और मारा। माँ बीच में आईं तो उन पर भी हाथ उठ गया। पूरा घर चीख पुकार से भर गया। फिर विकास के परिवार वाले कई बार आए। हर बार पिताजी ने उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया। एक दिन उन्होंने मुझे लाठी से मारा और माँ को भी। हम सारी रात बंद कमरे में रहे। एक दिन मोहल्ले की औरत ने चुपके से मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, प्रिया, मैं विकास हूँ। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो बताओ। मैंने चिट्ठी छुपा ली। कुछ दिन बाद पुलिस घर आई। मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी कि घर में अत्याचार हो रहा है। पिताजी को गिरफ्तार किया गया,
लेकिन थाने में माँ ने झूठ बोल दिया कि मेरे पति सख्त हैं लेकिन मारते नहीं। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। घर लौटकर पिताजी और सख्त हो गए, लेकिन माँ का झूठ मेरे लिए मौका था। मैंने विकास से चुपके से बात की। उन्होंने मोबाइल भिजवाया। हम रात में बात करने लगे। एक रात मैंने माँ से कहा, माँ अगर विकास मुझे ले जाना चाहे तो क्या जाऊँ? माँ ने कहा, जा बेटा, लेकिन अगर हो सके तो मुझे भी निकाल लेना। मैंने विकास को बताया। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को ले आऊँगा। रात के 1 बजे जब पिताजी सो रहे थे, मैं और माँ चुपके से घर से निकले। विकास कार लेकर इंतज़ार कर रहा था। हम सुरक्षित जगह पहुँचे। अगले दिन साधारण तरीके से शादी हो गई। विकास ने कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। 2 दिन बाद हम माँ को लेने गए। पुलिस साथ थी। घर पहुँचे तो माँ बेहाल हालत में एक कोने में पड़ी थीं। चोटों के निशान थे। हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है। मैं उनके पास बैठी रही। माँ ने मेरा हाथ थामकर कहा, बेटा अब तुम आज़ाद हो, खुश रहना। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। माँ चली गईं। अजीत ने उनका अंतिम संस्कार किया। मैं रोती रही। आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। काफ़ी समय बाद पिताजी जेल में थे। उन्होंने वकील के ज़रिए माफ़ी मांगने का संदेश भेजा। मैं विकास के साथ जेल गई। पिताजी बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं बहुत बुरा पिता था, मुझे माफ़ कर दो। मेरी सगाई टूटने के बाद मैं पागल हो गया था। औरतों से नफ़रत करने लगा। मैंने कहा, आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं केस वापस ले लूँगी। मुकदमा वापस लिया गया। पिताजी घर आए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता था। वे अकेले घुट घुट कर जी रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मुझे राहुल और मीना से माफ़ी मांगनी है। यह पता है, जाकर उन्हें ढूंढो। मैंने पता लेकर गांव पहुंची। वहां एक टूटे मकान में मेरे भाई बहन मिले। दोनों बहुत कमज़ोर थे। उनके शरीर पर जुल्म के निशान थे। वे कैद की तरह रखे गए थे। मैं रो पड़ी। उन्हें अस्पताल ले आई। पिताजी की सारी जायदाद बेचकर उनका इलाज करवाया। धीरे धीरे वे ठीक होने लगे। पिताजी अंतिम समय में घुटकर मर गए। हमने उनका अंतिम संस्कार किया। क्योंकि वे पिता थे, भले ही फ़र्ज़ न निभा सके। आज मैं, विकास, राहुल भैया और मीना साथ रहते हैं। हमने एक नई ज़िंदगी शुरू की है। घर में हंसी है, प्यार है, इज्जत है। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, सब्र, हिम्मत और सही साथ से इंसान नई शुरुआत कर सकता है। सबसे बड़ी ताकत परिवार की एकता और प्यार है। गलतियां करने वाले को माफ़ करना भी इंसानियत है, लेकिन अपनी इज्जत और खुशी की लड़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।